तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक? तो इससे पहले जितना भी पढ़ा था सब रिवाइज कर लिया, उसमें किसी का कोई डाउट अभी तक नहीं? ओके। तो आज एक नए टॉपिक को लेकर हम लोग देखेंगे, वो है एयर मास का कॉन्सेप्ट। ये एक कॉन्सेप्ट रह गया, इसके बाद है फ्रंट्स एंड देन साइक्लोन्स इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो एयर मास क्या होते हैं पहले हम इसको समझेंगे, है ना। उसके बाद उसका यूज़ करेंगे हम आगे चलकर कि इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बट एयर मास पढ़ना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो आपने देखा होगा जब हम पीछे पढ़ रहे थे प्रेशर बेल्ट्स, तो हमने बताया था कि ये लो प्रेशर बेल्ट है इक्वेटर पे और 60 डिग्री पे भी लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। यहाँ भी बारिश हो रही थी और यहाँ भी बारिश हो रही थी, लेकिन दोनों में जब क्लाउड का फॉर्मेशन था कुछ अलग तरीके से था। यहाँ पर क्या हो रहा था, एयर टेम्परेचर की वजह से राइज कर जा रही थी, वहाँ पर टेम्परेचर की वजह से राइज नहीं कर रही, बट ड्यू टू अदर फैक्टर्स वहाँ पर क्या हो रहा था, एयर का अपलिफ्टमेंट हो रहा था, जिसकी वजह से वहाँ क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा था और वहाँ पर बारिश हो रही। तो एयर मास को पढ़ना ज़रूरी इसलिए है कि यहाँ पर जो बारिश होती है उस बारिश को हमको समझना है, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं इसको फ्रंटल रेनफॉल भी बोलते हैं, फ्रंटल रेनफॉल। तो इस रेनफॉल को समझना है कि ये रेनफॉल क्या है, या फिर हम इसको कहते हैं, आपने सुना होगा विंटर रेनफॉल। सर्दियों के मौसम में बारिश देखी या नहीं देखी? इस बार देखी थी आप लोगों ने, कई बार भी, है ना। तो वो विंटर रेनफॉल क्या है वो भी यहीं से समझ में आएगा। या फिर हम कहेंगे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पर जो बारिश हो रही है वो कैसे हो रही है, वो इसके थ्रू समझ में आएगा हमें जब हम एयर मास का कॉन्सेप्ट पढ़ लें। तो हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एयर मास। एयर मास, अब इसके अंदर दो वर्ड, एक है एयर और दूसरा है मास। तो मास का मतलब यहाँ पर वो साइंस वाला मास नहीं, जिसका मतलब होता है मैटर, वो मास नहीं। आपने जैसे सुना होगा कि 1857 का रिवॉल्ट एक मास मूवमेंट था। क्या था? मास मूवमेंट था। या फिर हम कहें कि गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया वो भी एक मास मूवमेंट था। या चिपको आंदोलन आपने सुना होगा, ट्रीज के बारे में जो मूवमेंट हुआ था, तो वो एक मास मूवमेंट था। व्हाट डज इट मीन? कि वहां पर बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ पीपल मौजूद थे, कि बहुत ज्यादा लोग थे। तो यहां पर मास से मतलब क्या है? लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी। अब ये लार्ज क्वांटिटी किस चीज की? अगर हम एयर मास की बात करेंगे तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर, यानी किसी भी सरफेस पे जब लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो वो हमारा क्या बनाएगा? एयर मास बनाएगा। क्या बनाएगा? एयर मास। क्लियर? तो अर्थ पे जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे, अर्थ पे बहुत सारी प्लेसेस पे ऐसे रीजन्स हैं जहां पर क्या होता है, सिमिलर टेम्परेचर हो जाता है, सिमिलर प्रेशर हो जाता है, सिमिलर ह्यूमिडिटी हो जाता है। तो वहां पर जो एयर होती है, इन कंडीशन की वजह से वो बहुत एक एक्सटेंसिव एरिया में एयर डेवलप हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एयर मास बोलते हैं। एयर मास इज नथिंग बट इट इज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर हैविंग सिमिलर टेम्परेचर, सिमिलर प्रेशर, सिमिलर ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर कंटेंट। यहां पर देखिए, आपको ये डायग्राम से ज्यादा समझ में आएगा। ये डायग्राम, इसके अंदर देखिए कि आपको ये ब्लू कलर वाले रीजन्स देखिए और ये रेड कलर वाले रीजन्स। अभी यहाँ क्या लिखा है, ये ई एम और सी टी, ये सब नहीं देखना है, सिर्फ आप ये डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, ये ब्लू कलर का है और ये कुछ रेड कलर के हमारे पास बने हुए हैं। तो आपको कुछ ये एक्सटेंसिव एरियाज नहीं दिख रहे, ये एक्सटेंसिव एरियाज है बिकॉज इट इज अ वर्ल्ड मैप। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये ऑलमोस्ट पूरा सहारा डेजर्ट कवर किया हुआ है इसमें। ये एक बहुत लार्ज एरिया है,
बट यहाँ पर कुछ ब्लू कलर्स हैं, कुछ रेड कलर्स हैं। तो बहुत सिंपल सा रीजन है इसका कि जो ब्लू कलर्स हैं इनको अगर आप ध्यान से देखें तो ये कौन से एरिया में बने हुए हैं, कोल्ड रीजन्स में। और अगर ये रेड वाला आप देखें तो ये कौन से रीजन्स में है, वार्म रीजन्स में, यानी ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ये बने हुए हैं। तो ऑन दी बेसिस ऑफ सोर्स रीजन, ऑन दी बेसिस ऑफ सोर्स रीजन एयर मास क्या हो सकता है, वार्म भी हो सकता है और एयर मास कोल्ड भी हो सकता है। एयर मास फिर हमारा ड्राई भी हो सकता है और एयर मास मॉइस्ट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, मॉइस्ट। अब जो इसमें आपको वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं, अब इस पे हम बात कर लेते हैं। तो आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया कि व्हाट इज एयर मास। एयर मास इज द लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर व्हिच इज डेवलप्ड on an extensive surface having similar temperature, similar pressure, similar moisture content। और ये सोर्स रीजन पे बहुत डिपेंड करेगा। यहां भी अगर आप देख पा रहे हैं तो हर जगह पर एयर मास नहीं है। कहां कहां पर आपको बहुत सारे रीजन, ये रीजन दिख रहा है, इसमें कोई भी एयर मास नहीं डेवलप हुआ। ये वाला रीजन देखिए, कोई एयर मास नहीं है। ये वाला रीजन देखिए, कोई एयर मास नहीं। तो एयर मास यहां क्यों नहीं डेवलप हो रहे हैं, वो इस वजह से कि एयर मास डेवलप होने के लिए हमें रीजन भी कैसा चाहिए, यूनिफॉर्म होमोजीनियस रीजन चाहिए। एक्सटेंसिव तो होना चाहिए रीजन, साथ के साथ यूनिफॉर्म भी होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म सरफेस नहीं है तो वहां डेवलप नहीं होगा। तो इसीलिए एयर मास कहां डेवलप हो सकते हैं, ओशियन की सरफेस पे, क्योंकि ओशियन की सरफेस क्या होती है, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होती है। दूसरा, प्लेट्यू रीजन्स में हो सकती है, प्लेन एरिया में हो सकती है, बट माउंटेनियस रीजन में कभी भी एयर मास डेवलप नहीं होगा। क्यों नहीं डेवलप होगा, जैसे कि माउंटेनियस रीजन है, ठीक, तो इस पर अलग टेम्परेचर होगा। अगर आपने माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज देखा हो, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, तो अगर उसमें देखा हो तो यहाँ का टेम्परेचर कुछ और होता है, इस जगह का टेम्परेचर कुछ और होता है। दोनों में टेम्परेचर का अच्छा खासा डिफरेंस आ गया, तो एयर मास तो डेवलप हो रहा था सिमिलर टेम्परेचर रीजन्स पे। टेम्परेचर का जब यहाँ पर क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, तो क्या एयर मास डेवलप हो पाएगा, नहीं डेवलप हो सकता। इसलिए एयर मास जब भी डेवलप होगा तो उसके लिए उसको होमोजीनियस रीजन चाहिए, या तो प्लेन एरिया हो, या फिर प्लेट्यू रीजन्स हो, या फिर ओशियन की सरफेस हो, बट वो एरिया काफी एक्सटेंसिव होने चाहिए जहां ये डेवलप हो। तो हमने कहा सोर्स रीजन पे डिपेंड करेगा हमारा क्या, एयर मास। तो यहां पर आपको एक कैपिटल टी नजर आ रहा होगा, इसका मतलब है ट्रॉपिकल। क्या मतलब है, ट्रॉपिकल। फिर एक कैपिटल ई नजर आ रहा होगा, इसका मतलब है इक्वेटोरियल। यानी अगर टी के साथ मौजूद है कोई एयर मास तो वो कहां पर बना है, ट्रॉपिकल रीजन में। और कोई ई के साथ मौजूद है तो वो इक्वेटर वाले रीजन में, जो 0 डिग्री वाली लाइन है उसके अराउंड हमारा क्या बना है, एयर मास। और कहीं कहीं पर आपको ये स्मॉल m दिख रहा होगा, इट मीन्स मैरीटाइम। मैरीटाइम मीन्स कि समुद्र के ऊपर बना है, और समुद्र के ऊपर बनेगा तो आपको नहीं लगता इसके अंदर मॉइस्चर होगा, और मॉइस्चर होगा तो ये एयर मास क्या होगा, मॉइस्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। और कहीं कहीं पर सी लिखा होगा, मतलब कॉन्टिनेंटल, इट मीन्स कॉन्टिनेंट के एरिया पे। तो कॉन्टिनेंट के एरिया पे क्या मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, नहीं होता। तो ये वाले एयर मास जो होंगे वो कैसे होंगे, ड्राई। और फिर इसमें आपको एक दिख रहा होगा ए और एक दिख रहा होगा पी। ए मीन्स आर्कटिक और पी मीन्स पोलर। मतलब अब यहां से आप समझ सकते हैं कि टी और ई है तो इसका मतलब ये कैसे एयर मास है, वार्म। और ए और पी है मीन्स ये कैसे एयर मास है, कोल्ड एयर मास। अब यहां सब पढ़ते हैं, सीपी मीन्स पोलर कॉन्टिनेंटल, सीए मीन्स आर्कटिक कॉन्टिनेंटल। कैसे है ये, कोल्ड एयर मास है। इसी तरीके से सीटी ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में बना है और किसके ऊपर है, कॉन्टिनेंट के ऊपर, मीन्स
ड्राई एयर मास होगा, ये भी ड्राई होंगे। जिसके साथ भी सी लग रहा है वो सबके सब क्या होंगे, ड्राई एयर मास, ये मॉइस्ट नहीं होंगे। फिर यहाँ एमई, ठीक, तो मॉइस्ट हो जाए, मैरीटाइम, इक्वेटोरियल मैरीटाइम मतलब मॉइस्ट होंगे ये, और एमटी मतलब ट्रॉपिकल मैरीटाइम, ये भी मॉइस्ट होंगे। तो अब इसमें से कोई वर्ड ना समझ में आ रहा हो जो लिखा हुआ है तो बताएं, किसी को इसमें कंफ्यूजन हो, सब देख लें पूरा अच्छे से डायग्राम। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, समझ में आ गया। अब इसकी बात करते हैं हम इसके कंडीशन की, कि किस कंडीशन में एयर मास फॉर्म हो। पहला कि रीजन कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस एंड कैसा, एक्सटेंसिव। जिस रीजन में भी बनेगा वो रीजन बहुत बड़ा होना चाहिए और होमोजीनियस होना चाहिए, तभी एयर मास बन पाएगा। दूसरा, हाई प्रेशर हो विथ लो प्रेशर ग्रेडियंट, विद लो प्रेशर ग्रेडियंट। क्या मतलब कि ये उन रीजन्स में डेवलप होगा जहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर हो, लो प्रेशर रीजन्स में डेवलप नहीं होगा। और दूसरा, लो प्रेशर ग्रेडियंट मींस प्रेशर का डिफरेंस, जो हम सिमिलर की बात कर रहे थे उसमें अगर डिफरेंस है भी तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए प्रेशर का, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर बहुत ज्यादा हुई तो क्या होगा, वहां पर मूवमेंट ऑफ एयर होना शुरू हो जाएगी, यानी विंड चलना शुरू हो जाएगी। तो विंड क्या एयर को एक जगह पर इकट्ठा रहने देगी, नहीं रहने देगी, उसको किसी और प्लेस पर ले जाके वो इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। तो जब होमोजीनियस सरफेस था वहां पर हवा ही तेज चल गई तो सारी की सारी एयर मूव करके कहां पहुंच गई, आगे। क्या एयर मास डेवलप हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हाई प्रेशर रीजन्स क्यों होना चाहिए, बिकॉज क्या हमारा एयर मास जो होता है, एयर मास के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो भी सरफेस होगा उस सरफेस की वो कैरेक्टरिस्टिक को एक्वायर करेगा। अगर ये सरफेस क्या है, वार्म है, तो यहां पर जो एयर होगी वो भी धीरे धीरे क्या होने लगेगी, वार्म होने लगेगी। और कैसा एयर मास बनाएगी, वार्म एयर मास। और अगर यही सरफेस हमारा कोल्ड हुआ तो यहां पर क्या बनेगा, कोल्ड एयर मास बनेगा। लेकिन इसका इससे क्या लेना देना है, हाई प्रेशर। क्या हाई प्रेशर का मतलब हवा कैसी होगी, यहाँ पे सिंकिंग एयर होगी, यहां भी सिंकिंग एयर होगी। तो सिंकिंग एयर होगी मतलब हवा जमीन की तरफ बैठ रही है, सरफेस के कांटेक्ट में है। अगर यही लो प्रेशर हो जाएगा तो हवा जमीन के साथ कांटेक्ट में नहीं रहेगी, धीरे धीरे क्या होने लगेगी, वो ऊपर की तरफ उठने लगेगी, कांटेक्ट टूट जाएगा। तो क्या वो सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक को एक्वायर कर पाएगा, नहीं। एयर मास डेवलप हो पाएगा, नहीं। तो इस वजह से हमें क्या चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए ही चाहिए, इसके लिए एयर मास डेवलप करने के लिए। लेकिन कहेंगे सर ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने, लेकिन फिर इसमें ये ई वाला जो है मुझे इससे दिक्कत है। इक्वेटोरियल रीजन में जितने भी एयर मास फॉर्म हो रहे हैं फिर कैसे फॉर्म, आपने तो बताया था इक्वेटोरियल रीजन में बहुत ज्यादा इंसुलेशन आती है। इंसुलेशन आने का मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने का मतलब एयर वार्म होके राइज करेगी, और वार्म राइज करेगी तो सरफेस से कांटेक्ट टूटा और एयर मास डेवलप नहीं हो पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों है, तो आप जरा गौर करिए इन पे। क्या कॉन्टिनेंट की सरफेस पे एक भी इक्वेटोरियल वाला बना, नहीं बना। कहां बना है, ओशियनिक सरफेस पे बन रहा है। मींस आपको याद होगा कि जब हम बात कर रहे थे कि सी ब्रीज लैंड ब्रीज पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कि जब भी इंसुलेशन आती है तो लैंड बहुत तेजी के साथ हीटअप कर जाता है और वाटर देर से हीटअप करता है। तो देर से हीटअप करने का मतलब टेम्परेचर उतना वेरिएशन नहीं हो पाएगा जितना जमीन के सरफेस पे हो जाता है। इसलिए यहाँ जमीन की सरफेस पे आपको नहीं देखने को मिला, और ओशियन पे इसलिए देखने को मिला कि वहां टेम्परेचर का डिफरेंस है भी तो बहुत थोड़ा है, जिसकी वजह से वहां पर एयर जो है
राइज नहीं कर रही है जैसे हमारे कॉन्टिनेंट पे कर रही थी, तो इसलिए वहां पर एयर मास क्या हो गया, डेवलप हो गया। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है ना यहां तक? तो अब तक हमने क्या देखा इसमें कि एयर मास की अगर हम बात करें तो एयर मास है क्या, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर। किस पे डिपेंड करता है ये, सोर्स रीजन, मतलब सोर्स रीजन पे डिपेंड करेगा। अगर हमारा सोर्स रीजन वार्म है तो वार्म एयर मास, और अगर कोल्ड है तो कोल्ड एयर मास हमारा जनरेट होगा या फॉर्म होगा। ठीक है, सोर्स रीजन पे डिपेंड करेगा। दूसरा, अगर हम बात करें कि यहां हाई प्रेशर होना चाहिए, इसकी बात करी हमने, किस लिए, कि वो सरफेस के साथ क्या रहे, कांटेक्ट में रहे, और इसका रीजन हमेशा क्या होगा, एक्सटेंसिव रीजन होगा, एक्सटेंसिव एंड होमोजीनियस रीजन होगा। क्या होगा, होमोजीनियस रीजन। तो एक्सटेंसिव रीजन कहने का मतलब थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स लेंथ में भी, और अगर हाइट में भी बात करेंगे तो एयर मास ऊपर तक चले जाते हैं, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर तक बन सकते हैं, ये इतनी इनकी थिकनेस हो सकती है। और अगर लेंथ की बात करेंगे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर में ये फैला होता है। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब एक पॉइंट यहां देखिए, यहां क्या है, कोल्ड एयर मास, यहां क्या है, वार्म एयर मास। लेकिन आपको याद होगा कि यहां पर कौन सी विंड चल रही थी, वेस्टर्ली, नीचे की तरफ से क्या जानी है, ईस्टर्ली, सॉरी ऊपर से वेस्टर्ली आ रही है पोलर वाली, ईस्टर्ली, और नीचे से यहां से वेस्टर्ली जा रही है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन की विंड्स मूव कर रही है। और जब अपोजिट डायरेक्शन की विंड मूव करेंगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा कि यहाँ की विंड यानी ईस्टर्ली, यहाँ के जितने भी एयर मास हैं इन सबको नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगी, और यहाँ की विंड यानी वेस्टर्ली ऊपर की तरफ यहाँ से वार्म एयर मास को ले जाने की कोशिश करेंगे, और आगे चल के वो क्या होंगे, टकराएंगे। टकराने के बाद क्या होंगे, वो ऊपर की तरफ राइज करेंगे और क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और बारिश होगी। तो हमने जो बताया था कि वहाँ पर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पे जो बारिश होती है वो विंड्स की वजह से नहीं है, बिकॉज अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से विंड्स चल रही हैं, पोलर ईस्टर्ली ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हमारी ये वेस्टर्ली विंड्स चल रही हैं। तो विंड्स तो पूरे साल चलती हैं, और अगर ये दोनों एयर जो है टकराती और टकराने के बाद राइज करती और बारिश होती, तो पूरे एरिया में बारिश होनी चाहिए थी ना, और पूरे एरिया में एक ही टाइम पे बारिश होनी चाहिए थी, क्योंकि जाके मीट कर रही है, और मीट करने की वजह से वो क्या कर रही है, ऊपर राइज कर रही है। तो जब वो टकरा एक ही टाइम पे रही है तो बारिश भी पूरे एरिया में एक ही बार में होनी चाहिए। क्या यहाँ के सारे रीजन्स में एक ही टाइम पे बारिश होती है? नहीं होती ना। इट मीन्स दैट कि वो एयर नहीं था, एयर मास था, क्योंकि एयर मास हर जगह पहली बात नहीं बना। तो देख लें, बारिश भी हो रही है तो क्या हो रही है, हर प्लेस पे एक टाइम पे नहीं हो रही है, और यही होता है हमारा क्या, विंटर रेनफॉल। अभी आगे चल के इसको और डिस्कस करेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो एयर मास कोई बहुत ज्यादा टफ टॉपिक नहीं था। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है कि अगर हमको लिखने को आए कि व्हाट इज एयर मास, तो सबसे पहले कि एयर मास होता क्या है। तो एयर मास आर द रीजन्स ऑफ एक्सटेंसिव रीजन्स ऑफ एयर हैविंग सिमिलर टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर कंटेंट। फिर कैसी कंडीशन इसके बारे में लिख देनी है कि हाई प्रेशर कंडीशन होनी चाहिए और लेस प्रेशर ग्रेडियंट होने चाहिए। ये अपने सोर्स रीजन की कैरेक्टरिस्टिक को एक्वायर करता है। अगर सोर्स रीजन वार्म होगा तो हमारा वार्म एयर मास, अगर कोल्ड है तो कोल्ड एयर मास। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें मेंशन करने जरूरी है। अब एयर मास की अगर हम बात करें तो कई टाइप्स के हैं, वार्म एयर मास है, कोल्ड एयर मास है, उसमें भी फिर आगे कैटेगराइज करते हैं। तो मैरीटाइम अलग है, मतलब मॉइस्ट एयर मास अलग है, और ड्राई एयर मास अलग है। समझ में आ रही है ना बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक? अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होता है वो है फ्रंट्स, जो कि इसी से हम
चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, फ्रंट्स को इसी का यूज करते हुए। तो अब फ्रंट्स क्या होते हैं, मान लेते हैं कि हम अभी ये वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, यहाँ पर फ्रंट्स जनरेट हो रहे हैं। फ्रंट्स क्या होते हैं वो अभी समझ में आ जाएगा। ये जो यहाँ से ऊपर से विंड आ रही थी और नीचे से ये विंड इधर जा रही थी और दोनों एयर मास को करीब लेकर आ रही थी और दोनों आके टकरा रहे थे। टकराने की वजह से जब ये टकरा जाते हैं तो उसी को कहते हैं फ्रंट्स का फॉर्म होना। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, अभी और समझ में आएगा। मान लेते हैं ये हम दो सरफेस इस तरीके से बना लें। एक सरफेस हमने यहां बनाया और एक सरफेस हमने ये बनाया। विजिबल है? इधर से मान लेते हैं वार्म एयर आ रही है, यहां भी इधर वार्म एयर आ रही है। इधर से ये कोल्ड एयर है, रेड कलर मीन्स वार्म एयर and blue color means cold air. ठीक है, ये वार्म एयर। और हम यहां मान लेते हैं कि इसमें ये वाली एयर एक्टिव है। क्या है? एक्टिव है। कौन सी? वार्म एयर। और ये स्टेबल है कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। एक्टिव कहने का मतलब ये एयर हमारी क्या कर रही है? मूव कर रही है, और ये मूव नहीं है। यहां पर हम इसको स्टेबल मानते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? ये एक्टिव है। अब दोनों केसेस में होगा। अब ये दोनों अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक की एयर है, यानी एक तरफ से वार्म एयर आ रही है, एक तरफ से कोल्ड एयर आ रही है। फिर ये आएगी और आके मिक्स होगी। क्या ये मिक्स होगी? दोनों एयर कभी नहीं होगी। क्यों? दोनों की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अलग अलग हैं। याद करिए, जब प्रेशर बेल्ट पढ़ा रहे थे, विंड्स पढ़ा रहे थे, दोनों अलग अलग विंड थी ना, तभी तो आके टकराएंगी। वो 60 डिग्री याद करिए, तभी तो वो उठी, क्योंकि वो कभी भी मिक्स नहीं होती है। तो यहाँ भी क्या नहीं होने वाला है? मिक्सिंग दोनों की नहीं होने वाली है। दोनों आएंगी पास और ये टकराएंगी, और टकराने के बाद कौन सी एयर राइज कर जाएगी? कौन सी एयर राइज कर जाएगी? दोनों में से वार्म एयर राइज कर जाएगी, बिकॉज इसके पास एनर्जी है। तो ये धीरे धीरे वार्म एयर हमारी यहां से राइज करने लगेगी इस तरीके से। यहां से ये सारी वार्म एयर इस तरीके से राइज करने लगेगी। देख रहा है? कोई प्रॉब्लम? अब इस केस में आइए, ये समझिए कि ये आप थे, ठीक है, ये सामने दीवार थी। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दरवाजा है नहीं, आप जा रहे थे तेजी में और जाके उससे टकरा गए। टकराने के बाद क्या होगा? उस दीवार से बाहर निकलना है। तो क्या होगा? अल्टीमेटली आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप दीवार पे चढ़ के बाहर को निकले। तो आप धीरे धीरे चढ़ना शुरू करेंगे और निकल जाएंगे। अब यहाँ पर ये वाली एयर एक्टिव है और ये वाली एक्टिव नहीं है, स्टेबल है। तो ये बहुत तेजी के साथ, मतलब इस बार आप नहीं दीवार की तरफ जा रहे हैं, दीवार आपकी तरफ आ रही है और बहुत तेजी से आ रही है। आप खड़े हैं आराम से और सामने से दीवार बहुत तेजी के साथ आई तो और टकराई आपसे, तो क्या होगा? यहाँ तो आपके पास ऑप्शन था ना चढ़ने का, तो आप आराम से चढ़े। उधर से ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्या आपको टक्कर लगी और सीधा आप एकदम से राइज कर जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा कि विंड यहां भी राइज करेगी और यहां पर इस तरीके से राइज करेगी। डिफरेंस दिख रहा है? दोनों में एयर राइज कर रही है और दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है। एक में स्लोप एकदम स्टीप हो गया और एक में स्लोप स्टीप नहीं है, बहुत जेंटल है। यहां पर इसको और बना देता हूं। तो अब ये जो आपको बीच में रीजन दिखा,
यही कहलाता है क्या? फ्रंट्स। ये जो आपको अब ये रीजन्स दिख रहे हैं, कौन से वाले? ये रीजन्स नजर आ रहे हैं, इसी को कहते हैं बेटा फ्रंट। इसी को कहेंगे हम फ्रंट। ठीक है, मतलब एक तरफ से वार्म एयर आई, एक तरफ से कोल्ड एयर आई। अगर वार्म एयर एक्टिव थी तो वो टकराएगी कोल्ड एयर से और बहुत धीरे धीरे वो क्या कर जाएगी? राइज कर जाएगी। इसी तरीके से अगर कोल्ड एयर एक्टिव हुई और वार्म एयर जो है हमारे स्टेबल है, तो कोल्ड एयर आएगी और टकराने के बाद बहुत तेजी के साथ इस वार्म एयर को क्या कर देगी? ऊपर की तरफ उठा देगी। और जब ये बीच में दोनों का क्या हुआ? कॉम्बिनेशन हुआ, तो उसी रीजन को हम क्या बोल रहे हैं? फ्रंट। ठीक, लेकिन अब फ्रंट के नेम होंगे। यहां पर कौन सी एयर एक्टिव थी? जो एयर एक्टिव, फ्रंट का नाम भी उस एयर के ऊपर होगा। कौन सी एयर एक्टिव है यहाँ पे? वार्म। तो यहां पर नाम क्या हो जाएगा? वार्म फ्रंट। और यहां क्या हो जाएगा नाम? कोल्ड फ्रंट। हमेशा किस पे नाम दिया जाता है? यहां पर मैं डायरेक्शन बना दे रहा हूं कि ये एक्टिव है, यहां पर ये डायरेक्शन है, ये एक्टिव है। तो फ्रंट का नाम हमेशा किस पे दिया जाएगा? जो एयर एक्टिव होगी। कौन सी एयर एक्टिव है यहाँ पे? वार्म। तो हमने नाम लिख दिया वार्म फ्रंट। और क्या है? यहां पर कोल्ड एयर एक्टिव है, इसका नाम दे दिया हमने क्या? कोल्ड फ्रंट। किसी को प्रॉब्लम यहां तक? अब अगर हम इसमें बात करते हैं कि अब एयर राइज कर रही है, तो एयर राइज करने की वजह से यहाँ क्लाउड का फॉर्मेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होगा ना? तो यहाँ पर धीरे धीरे क्लाउड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से पहली बार आपने हरे बादल देखे होंगे, तो देख लीजिए इस तरीके से ये क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया और फिर ये धीरे धीरे बारिश करना शुरू हो गया। हमेशा वार्म एयर राइज करेगी और इधर भी, यहां पर भी क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन क्लाउड का फॉर्मेशन यहां इस तरीके से हो जाएगा, बड़ा सा क्लाउड बनेगा। ठीक, यहां भी बारिश होगी इस तरीके से। अब आप देखिए राइज कौन सी एयर कर रही थी? राइज दोनों केस में कौन सी एयर की है? वार्म। और बारिश हमेशा कौन सी एयर के ऊपर हुई? कोल्ड एयर पे हुई। ये देख रहे हैं, विंटर याद कीजिए, हमारे यहाँ कौन सी एयर होती है? हमारे यहाँ कौन सी एयर होती है विंटर में? कोल्ड। बारिश आ जाती है, यही वाली बारिश है। मतलब किसी और रीजन में फॉर्मेशन हुआ और किसी और प्रोसेस से हुआ और बारिश कहाँ हो गई? हमारे इलाकों में बारिश हो गई। यही है हमारा विंटर रेनफॉल। इसी को कहते हैं फ्रंटल रेनफॉल। और ये जो फ्रंट्स बने हैं, ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? फ्रंटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट, वेदर कोल्ड फ्रंट, वेदर वार्म फ्रंट, both process are known as frontogenesis, and the process of disappearance of fronts is known as frontolysis, मतलब जिसमें fronts खत्म हो जाएंगे। अब आप यहां पर देखिए, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहां बारिश ज्यादा एरिया में हो रही है? अगर हम इस रीजन को बनाएं, बारिश ज्यादा एरिया में हो रही है, यहां पर एरिया क्या है? बहुत कम है, और यहां पर एरिया देखें तो बहुत ज्यादा है। तो अब दोनों की कंडीशन लिख लेते हैं, ठीक है? एक तरफ लिखते हैं हम वार्म फ्रंट और दूसरी तरफ कोल्ड फ्रंट। पहली बात, वार्म फ्रंट में वार्म एयर इज एक्टिव, ठीक है, और यहां पर कोल्ड एयर इज एक्टिव। और यहां पर जो ये क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं, इस क्लाउड का नाम है हमारा निम्बो स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस। और यहां पर जो क्लाउड बन रहा है, इसका नाम है क्यूमुलो निम्बस, ठीक है। फिर इसमें आगे और भी क्लाउड्स बनेंगे, जैसे ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे, ऑल्टो स्ट्रेटस हो जाएगा, सिरो स्ट्रेटस हो जाएगा और सिरस क्लाउड बन जाएंगे। इसमें भी हमारे पास जो है क्यूमुलोनिम्बस हुआ, ऑल्टो क्यूमुलस बनेगा, सिरो क्यूमुलस बनेगा और फिर लास्ट में सिरस क्लाउड्स बन जाएंगे। क्लाउड्स कैसे फॉर्म होंगे?
वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, सबकी नेमिंग भी पढ़ेंगे, उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कौन से क्लाउड बन रहे हैं, निम्बो स्ट्रेटस, ऑल्टो स्ट्रेटस, सिरो स्ट्रेटस और लास्ट में सिरस क्लाउड। देन यहां पर अगर हम कहें तो रेनफॉल स्लो होगी, बहुत धीरे धीरे बारिश होगी, स्लो रेनफॉल, बट टाइम पीरियड क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा इसका, यानी प्रोलॉन्ग, एक लंबे टाइम के लिए बारिश होगी। फिर एरिया कवरेज इसका क्या होगा, वाइड, और एरिया की हम बात करें तो रेशियो बोला जाता है 1:400। मतलब 1:400 का मतलब अगर एयर 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ उठी है तो 400 किलोमीटर आगे तक बारिश करेगी। समझ में आ रही बात, कोई प्रॉब्लम? फिर यहां पर कोल्ड फ्रंट में दूसरा पॉइंट लिखिएगा, कोल्ड फ्रंट में दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, कौन सा क्लाउड, क्यूमुलोनिम्बस, क्यूमुलोनिम्बस, फिर ऑल्टोक्यूमुलस, ठीक है, सिरोक्यूमुलस। और यहां पर जो रेनफॉल होगी, क्योंकि एक्सटेंसिव क्लाउड बना तो बारिश भी बहुत ज्यादा होगी, तो इसमें थर्ड पॉइंट लिखेंगे हैवी रेनफॉल बट ड्यूरेशन इज वेरी शॉर्ट, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए क्या होगी, बारिश होगी। तो कभी कभी विंटर में देखा होगा कि बहुत तेज बारिश आई, 1-2 घंटे हुई और निकल गई, और कभी कभी ऐसा होता है 3 दिन 4 दिन धीरे धीरे बारिश होती रहती है। तो यही दोनों का डिफरेंस है। समझ में आ रही बात कि अगर हमारा वार्म फ्रंट बन गया तो बारिश ऐसे ही होगी, धीरे धीरे होगी, 4-5 दिन तक चलेगी वो, और अगर ये बन गया कोल्ड फ्रंट तो बारिश होगी, निकल जाएगी, और फिर आपको लगेगा नहीं ठीक है बारिश आई थी, हो गई, चलो मौसम ठीक हो गया, तो बहुत तेजी के साथ गुजरता है। फिर उसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है हैवी रेनफॉल प्लस शॉर्ट ड्यूरेशन, और एरिया कवरेज कितना होगा, लेस। इसके कंपैरिजन में अगर देखें तो एरिया कवरेज क्या है बेटा, लेस। एंड लास्ट पॉइंट यहां पर रेशियो कितना आ जाएगा, 1:50, मींस कि अगर एयर 1 किलोमीटर राइज कर रही है तो वो आगे 50 किलोमीटर तक बारिश करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी है। टॉपिक क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, आज समझ में आ गया कैसे विंटर में बारिश हो रही होती है, ठीक है। ये फ्रंट्स जनरेट हो रहे होते हैं, कोल्ड विंड्स और जो वार्म विंड्स होती हैं, यानी वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास टकराते हैं, टकराने की वजह से क्या होता है कि अगर एक्टिवनेस देखी जाती है कि अगर हमारा कोल्ड एयर मास एक्टिव है तो हमारा कौन सा बनेगा, कोल्ड फ्रंट बनेगा, बारिश बहुत तेज होगी, कम टाइम के लिए होगी। और अगर हमारा वार्म एयर मास एक्टिव है, वार्म एयर मास अगर एक्टिव है तो टकराएगी और उठेगी, डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स बनाएगी और लंबे वक्त तक बारिश होगी, ठीक है, और उसको हम बोलेंगे वार्म फ्रंट का जनरेशन हो रहा है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? अब मैं इसको आप लोगों को दिखा देता हूँ डायग्राम से। ये देखिए, ये डायग्राम, इससे आपको क्या दिख रहा है कि जब भी कोल्ड एयर मास आ रहा है और वार्म एयर मास आ रहा है, दोनों टकरा रहे हैं, तो वार्म एयर उठ रही है और ये हमारे क्लाउड्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, फिर बारिश हो रही है। अब ये कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट की बात करें, ये कौन सा फ्रंट है देख के बता सकते हैं? देखिए और बताइए, वार्म फ्रंट है। क्यों है? क्लाउड देख लीजिए, नाम लिखा हुआ है भाई, स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस, ऑल्टो स्ट्रेटस, सिरस, ये लिखा हुआ है, ठीक, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है क्लाउड का नाम। दूसरी बात ये देख लेना था ना, एरिया देख लेना था, कितना है, 600 किलोमीटर तक वो क्या कर रहा है, कवरेज कर रहा है, और यहाँ लिखा हुआ भी है वार्म, ठीक है। तो ये वार्म फ्रंट है, यहाँ पर कौन सी एयर एक्टिव है, वार्म एयर एक्टिव है, और कोल्ड एयर जो है एक्टिव नहीं है बल्कि स्टेबल। और वहीं अगर हम बात करें, देखिए तो वहां पर क्लाउड्स कैसे बने थे, बहुत जेंटली स्लोपी, यहां जरा देखिएगा बाद में, एकदम से स्टीप क्लाउड्स बन गए आपको। और यहाँ पर क्या है, ये देखिए कोल्ड फ्रंट बना है, और ये वार्म एयर जो है राइज कौन सी की है, ये मत देखने लगे कि सर आपने इधर कोल्ड बनाया था, कोई बात नहीं, कोल्ड यहाँ बनाया हुआ इन्होंने,
कोल्ड एक्टिव है, राइज कौन कर रहा है हमारा? समझ में आ रही है बात? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हमने अभी डिस्कस की। तो ये डायग्राम से भी आप देख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ें और रहती हैं इससे रिलेटेड, वो डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और टेम्परेट साइक्लोन को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर किसी को अभी डाउट है इस टॉपिक में, दोनों एयर मास चाहे फ्रंट्स हो गए, तो आप लोग पूछ सकते हैं, या पिछले किसी टॉपिक में भी आपको जो है पूछना हो या कोई क्वेरी हो आप लोगों की, तो देना से। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में।